बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक न्यूमेरिकल्स का सिलसिला का हमने आगाज़ किया था जो कि लास्ट क्लास में इख्तिताम पजीर हुआ। अब जैसे कि मैट्रिक में ये होता था कि आप पहले थ्योरी पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते थे, तो न्यूमेरिकल की तादाद कम होती थी, इसलिए आप उनको एंड पे कर रहे होते थे। इसमें ये है कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब वो टॉपिक एंड हो जाएगा तो उसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, उसके न्यूमेरिकल तकरीबन हम लोगों ने खत्म कर लिए। अब आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मोमेंटम। तो फिजिकल क्वांटिटी में मैंने एक बहुत ज़्यादा तवील डिस्कशन की थी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो मैंने दोबारा रिपीट कर दूं। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकें। वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो मोमेंटम भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। सही, मोमेंटम हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। और मोमेंटम हमें क्या बता रहा होता है? आगे पढ़ा होगा मैट्रिक में, अगर आपको याद हो नहीं याद हो आपको बता देता हूँ। मोमेंटम जो है वो हमें ये बताता है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। क्या बताता है? कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। लास्ट क्लासेस में जब मैंने आपको फोर्स के बारे में पढ़ाया था, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर एक बात हमारे सामने आई थी कि अगर एक चीज मोशन में है तो उसके मोशन के को नापने का मयार ये है कि उस मोशन को, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए जितनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, उतना ज्यादा उसमें मोशन होगा। या फिर एक बॉडी रेस्ट में है तो जितनी ज्यादा फोर्स उसको चाहिए होगी मोशन में लाने के लिए उतना ज्यादा जो है क्या नाम है, मोशन होगा। यानी जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा मोशन। यानी रेस्ट की हालत में तो जितना ज्यादा फोर्स चाहिए होगी मोशन में लाने के लिए तो ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, और अगर मोशन की हालत में जितनी ज्यादा फोर्स रेस्ट में लाने के लिए चाहिए होगी तो उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ द मोशन होगा। तो अब इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत थी किसी क्वांटिटी की। ठीक है, तो हमने जो क्वांटिटी सिलेक्ट करी इसको डिस्क्राइब करने के लिए वो कहलाती है मोमेंटम। और मोमेंटम ये डिस्क्राइब कर रहा होता है कि एक बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। बात समझ आ गई आपके? एक बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। अगर एक बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। अब मिसाल से समझाओ तो आसान हो जाएगा। एक साइकिल है, वो चल रही है तो शायद उसको हाथ से या दोनों हाथों से पकड़ के आप रोक लें तो वो रुक जाएगी। एक गाड़ी है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसको आप नहीं रोक सकते हाथों के जरिए। ठीक है, और एक ट्रक है, उसको तो फिर आप रोक ही नहीं सकते। ठीक है, तो ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, गाड़ी को रोकने के लिए थोड़ी कम फोर्स चाहिए होगी उसका ट्रक के मुकाबले में, और साइकिल को रोकने के लिए बहुत कम फोर्स चाहिए होगी। तो इससे इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने क्वांटिटी जो डेजिग्नेट की है हमने वो मोमेंटम है। और मोमेंटम ये बता रहा होता है कि बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम हमारे पास किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कोई बॉडी है उसका मास ज्यादा है तो उसमें उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर एक साइकिल है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और एक ट्रक है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो इसका मतलब है कि ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, साइकिल में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है। तो मास एक चीज है जो ज्यादा हो तो मोमेंटम ज्यादा होता है। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर जो हमारे पास कंसिडरेबल होता है मोमेंटम में या क्वांटिटी ऑफ मोशन में, मोमेंटम तो डिस्क्राइब कर रहा है ना क्वांटिटी ऑफ मोशन को, मैं क्वांटिटी ऑफ मोशन के ऊपर बात कर रहा हूं अभी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन की हम बात करें तो दूसरा फैक्टर वेलोसिटी है। देखिए, अगर एक साइकिल, फॉर एग्जांपल आप साइकिल ही ले लें, अगर साइकिल हल्की स्पीड से मूव कर रही है तो उसको रोकना आसान होता है, तेज स्पीड से मूव कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हल्की साइकिल में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, मतलब हल्की स्पीड में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है साइकिल है, जबकि वही स्पीड बढ़ जाए तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि वही मास तो वही था जब साइकिल ही थी ना, हल्की थी या तेज थी तो साइकिल ही। तो जब हमारे पास साइकिल थी तो मास तो वही था, तो वेलोसिटी हमने देखा कि वेलोसिटी ज्यादा है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। कैसे आपने पता लगाया? तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, हल्की चल रही साइकिल, उसको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए, तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है। इसी तरीके से जब हम लोगों ने वेलोसिटी को सेम कर दिया, मिसाल के तौर पर साइकिल और ट्रक की एग्जाम्पल ले ली, अब मास दोनों का डिफरेंट है लेकिन वेलोसिटी मैंने सेम कर दी, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो अब जब मैंने वेलोसिटी सेम कर दी तो अब मास से पता लगा, मास जिसका ज्यादा होगा उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी।
तो ये तो मैंने क्या किया, आसान करने के लिए एक वक्त में एक को फिक्स कर दिया कि भाई वेलोसिटी 10 ही है, तो हमने देख लिया जितना मास ज्यादा होगा उतना क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा। इस तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हम बात करें तो हमने मास को फिक्स कर दिया। साइकिल थी तो हमने कहा साइकिल ही की बात हम करेंगे, मास नहीं आगे पीछे करेंगे। तो वेलोसिटी ज्यादा थी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा था। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपने ये समझा कि हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। और इससे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया, जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई वो ये है कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और मैथमेटिकली जो है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। अगर m मास को रिप्रेजेंट करे, v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, तो हमारे पास मोमेंटम होगा mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था कि हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और मैथमेटिकली जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, p इक्वल्स टू mv। ये ड्राइव हो क्या है, जाहिर सी बात है, तो p इक्वल्स टू mv। अच्छा, एक अच्छी बात इसमें ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन की खुसूसियत है। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास m है, स्मॉल m है, और एक बड़ी बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है। इसमें एक खासा ये है कि इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन की हालत में कम होगा और इसका ज्यादा होगा। लेकिन एक बात अगर गौर करें आप फॉर्मूले पे, तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस नहीं हो रही। तो अगर वेलोसिटी 0 हुई, यानी कितना बड़ा मास हो, छोटी सी साइकिल हो या बहुत बड़ा ट्रक हो या हवाई जहाज हो, अगर वेलोसिटी कम है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा। और अगर वेलोसिटी 0 है, यानी आपके पास जो है ना, आपके पास अगर कोई मास रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, अगर कोई मास रुका हुआ है और मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल से ही निकलेगा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन 0 है। और जब जाहिर है, बिल्कुल क्लियर सी बात है, अगर ट्रक रेस्ट की हालत में खड़ा हुआ है तो कितना भी मास हो उसका, टन हो वजन हो, अगर उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जाहिर सी बात है 0 होगा। इसीलिए मोमेंटम में मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहे होते, प्लस नहीं हो रहे होते। अगर ये प्लस हो रहे होते, फॉर एग्जांपल मास है किसी बॉडी का 15 kg, वेलोसिटी 0 है तो 15 प्लस 0 तो 15 हो जाता। हालांकि बॉडी मोशन में है तो मोशन में जो है ना आपके पास मोशन में क्या होता है, मोशन में अगर एक बॉडी है तो उसका क्वांटिटी मोमेंटम है, अगर मोशन में है ही नहीं तो आपके पास तो मोमेंटम 0 होगा। तो यही वाली बात है कि जितना ज्यादा मास हो, कितना भी मास हो, अगर वेलोसिटी 0 है तो आपके पास जो है ना मोमेंटम 0 होगा। तो मैं कहता 15 किलो मास है, अगर वेलोसिटी 0 है तो फिर मोमेंटम तो 15 आ जाता। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी वजह से, मतलब यानी मैं लॉजिकली समझा रहा हूं क्यों यहाँ पर प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, क्यों v प्लस नहीं हो रहा। तो मतलब मैं एक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका फॉर्मूले में मल्टीप्लीकेशन क्यों आई, एडिशन क्यों नहीं आई। इसकी वजह ये है कि अगर मास और वेलोसिटी में से कोई एक भी 0 हो जाए तो मोमेंटम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इधर। और मास 0 की मैं बात नहीं कर रहा, पहले भी मैं कर चुका हूं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ गई, रिपीट कर दूं, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी को, कि एक बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना ज्यादा है। और मैंने आपको बता दिया कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को नापने के लिए क्या में आ रहा है आपके पास, फोर्स। जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा उतनी ज्यादा फोर्स आपको चाहिए होगी उस मोशन को कैटर करने के लिए। तो यानी ये एक नापने का, मेजर करने का टूल है फोर्स, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमारे पास जो मोमेंटम है वो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इक्वेशन की फॉर्म में, वो एक्सप्रेस किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर m मास को रिप्रेजेंट करे, v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, तो मोमेंटम इस तरीके से हम जो है ना वो लिखेंगे p इक्वल्स टू mv, इसमें m मास है, v वेलोसिटी है। ठीक है, अब क्वांटिटी की बात कर लें। मोमेंटम जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा दूं स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है। अब मास है, मिसाल के तौर पर मास अगर आप बता दें कि 5 kg है तो बात समझ में आ जाती है। ठीक है, मास अगर आप बता दें 5 kg है तो बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। ठीक है, उसमें कोई मजीद डायरेक्शन नहीं चाहिए, मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बता रहे हैं वेलोसिटी कहते हैं आपके 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि वेलोसिटी एक मखसूस डायरेक्शन में होती है।
तो आपको लाजमी तौर पे बताना पड़ेगा कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है और एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। कहीं कहीं हम डिफाइन नहीं कर रहे होते, लेकिन उसको डिफाइन करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स करते हुए हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करते, तो हमें वहां पर क्लियरली पता होता है तो जो मोशन की डायरेक्शन है उसी के अलोंग जो है आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये हम कंसीडर करके चल रहे होते हैं। इसीलिए जहां पर हमारे पास नेगेटिव साइन आता है वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो वेक्टर है वो नेगेटिव साइड पे है हमारे मोशन की। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन का भी हम -9.8 ले रहे होते हैं ना, तो हम जब इक्वेशन के अलोंग होते हैं तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन अपोजिट साइड पे आती है तो हम माइनस का साइन लगा रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कभी भी स्केलर में हम प्लस माइनस वाला साइन कभी यूज नहीं करते। कभी ये नहीं होता कि यार ये मास अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मास की डायरेक्शन को हमें जानना जरूरी नहीं होता, उस पर हम अब वर्किंग नहीं कर रहे होते। जबकि एक वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मेरा मकसद यह था यहाँ बताने का। स्केलर वेक्टर चैप्टर बकायदा पढ़ाऊंगा और साइड बाय साइड इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं भी कुछ दिनों में। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या होता है। स्केलर को समझाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है, जबकि वेक्टर को समझाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, यूनिट की भी जरूरत होती है, साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज ना पता हो तो वेक्टर स्पेसिफाई नहीं होता, यानी वेक्टर डिफाइन नहीं होता। जबकि स्केलर में मैग्नीट्यूड और यूनिट सिर्फ पता होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट सिर्फ स्केलर में आप बता दें तो आपके पास एक स्केलर डिफाइन हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर भी वही केस है कि अगर मैग्नीट्यूड यूनिट में से कोई एक चीज ना बताएं आप तो फिर स्केलर डिफाइन नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप कहें मेरे पास चावल है 5, अब अगला पूछेगा 5 किलो है, सही है, क्या है, या 5 पाउंड है, कितने हैं। जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको मैं आपको जो है वो 5 मीटर पर सेकंड पूरा ही बता देता हूं, ये नाम मुकम्मल है, क्योंकि आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इसी तरीके से बात हम जब करेंगे मोमेंटम की, तो मोमेंटम के बारे में बताया जा रहा है कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब आप मोमेंटम एक वेक्टर है और वो प्रोडक्ट है मास वेलोसिटी का। ठीक है, मास तो इसकी स्केलर है तो इसकी डायरेक्शन को हम नहीं कंसिडर कर रहे होते काम अपनी वर्किंग करते हुए, जबकि वेलोसिटी वेक्टर इसकी डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए करेंगे वर्किंग करते हुए। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, वो ये बता रहे हैं आपको क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन में। अच्छा, अब आपके पास कमेंट्स हैं इसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। अगर कोई कहता है आपको पेपर में कि आपने मोमेंटम डिफाइन करें और उस पर कुछ अपनी राय दें, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम पे कमेंट्स करना या मोमेंटम के बारे में राय देना तो यही होगी कि उस क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन करें। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया कि मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम बेसिकली जब मोमेंटम पे कमेंट्स कर रहे होंगे तो हम मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी देन वी नीड लार्ज फोर्स टू स्टॉप द बॉडी व्हिच मूव विद हाई स्पीड। अगर दो बॉडीज है हमारे पास, दो कोई भी बॉडीज है, ठीक है, उनका मास सेम है, यानी उनका मास डिफरेंट नहीं है, एक जैसे मास की है और वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी दो बॉडीज है, सेम मास है उनका और लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। तो वो कह रहे हैं हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होगी उस बॉडी को रोकने के लिए जो कि ज्यादा स्पीड से चल रही होगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। सिमिलरली इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस मूव विद सेम वेलोसिटी देन वी नीड लार्ज फोर्स टू स्टॉप द हैवी बॉडी। इसी तरीके से अगर दो बॉडीज हैं उनके मासेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी रोकने के लिए उस बॉडी को जिसका मास ज्यादा है। तो यानी जब दो मासेस सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दो मासेस डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ज्यादा वेलोसिटी वाली बॉडी को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आपके पास दो डिफरेंट मासेस हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी और इस तरीके से उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक मास पे डिपेंड कर रहा होता है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपके पास मोमेंटम होगा। ठीक है, उसको हमने समझ इससे लिया कि मास हमने कांस्टेंट ले लिया,
दो बॉडीज हमने एक जैसी ले ली जिनका मास सेम था, वेलोसिटी डिफरेंट रखी, जिसका वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा, उसकी मोमेंटम ज्यादा, उतनी फोर्स ज्यादा चाहिए उसको रोकने के लिए। इसी तरह से हमने वेलोसिटी का केस ले लिया कि वेलोसिटी दो बॉडी की सेम ले ली, मास डिफरेंट ले लिया, मास सेम ले लिया, वेलोसिटी डिफरेंट ले ली। तो इससे जाहिर हुआ कि मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा हो तो आपके यहाँ मोमेंटम ज्यादा होता है। लेकिन एक वाज़ेह चीज में हमने अपने इस लेक्चर के दौरान नोट करी कि मोमेंटम के बारे में कि हमारा मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और अगर इसमें मास या वेलोसिटी दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाए, जैसे हमारे नेचुरल केस में मास तो एग्जिस्ट करता ही है, किसी बॉडी की बात करें उसका मास तो होता ही है, बात वेलोसिटी की होती है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मोमेंटम टोटली जीरो हो जाता है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी का मास जो है ना वो 20 किलो है, ठीक है, P इक्वल्स टू md मैं यूज कर रहा हूं, तो ये m है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम v से। तो जब हम मोमेंटम से और जब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अगर ये फैक्टर जीरो होता है तो मोमेंटम का जो फैक्टर है वो टोटली जीरो हो जाएगा, और अगर ये 1 होता है तो 20 हो जाएगा, 2 होता है तो 40 हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मोमेंटम उतना बढ़ता जाए, ठीक है। लेकिन आपने ये बात समझ ली कि अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो कितना ही बड़ा मास हो तो मोमेंटम की कोई हैसियत नहीं है। और ये भी आपने समझ लिया कितनी ज्यादा वेलोसिटी हो, अगर आपके पास बॉडी छोटी सी है तो मोमेंटम उतना ही कम होगा। मेरे ख्याल में इसकी लिए एक्सप्लेनेशन इतनी काफी है। अब यूनिट के ऊपर आ जाते हैं। यूनिट हमारे पास एमके सिस्टम में मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड है या फिर न्यूटन सेकेंड होता है। बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जगह बन जाए लिखने की। देखें, हमारे पास जो मोमेंटम का यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जबकि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। ये केजी मीटर पर सेकेंड इसको ऐसे मिलता जुलता है, लेकिन सेकेंड है तो नहीं ना, केजी मीटर पर सेकेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है नहीं। तो अगर मैं इसको केजी मीटर पर सेकेंड बनाना चाहता हूं तो मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो ये वाला सेकेंड इससे मल्टीप्लाई होके केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, जबकि यहां पर क्या रह जाएगा, सेकेंड रह जाएगा। और ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होता है और न्यूटन सेकेंड, तो इसका यूनिट दोनों होते हैं। तो बेसिकली मैंने थोड़ी सी कन्वर्जन की हुई है, तो केजी मीटर पर सेकेंड भी यूनिट होता है मोमेंटम का, उसको कन्वर्ट कर लो तो न्यूटन सेकेंड भी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूनिट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं तो कुछ यूनिट्स मैं वक्त निकालता भी रहूंगा, दिखाता भी रहूंगा, लेकिन अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स के नाम से एक बहुत जामे किस्म का लेक्चर मैंने दिया है पिछली वीडियो में, वो जाके आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, और इस टॉपिक को हम जो है ना वो आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आता है, शुरू हो जाता है और खत्म हो जाता है, और इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हमें ना हो, डेफिनेशन जो इसकी है, जो मोमेंटम का जो लॉ है उसकी जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन नहीं, इसकी जो स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट को हम, उससे जो टेक्निकल लफ्ज है अगर हम उसको ना समझें और उसको पढ़ ले तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा। यानी जब कभी फ्यूचर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात कर रहे होंगे, जब ये लॉ को हम देख रहे होंगे, तो हम उसका जो एसेंस है वो नहीं रख पाएंगे अगर उसकी डेफिनेशन में जो, उसकी स्टेटमेंट में जो चीजें हमने वो पहले से क्लियर ना। तो इसलिए पहली बात ये कि इसमें एक लफ्ज आता है डेफिनेशन में, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना तो बात की बात है, पहले हम ये तो समझ लें कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम को समझने के लिए बेहतर ये है कि पहले हम समझ लें सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम की एक बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन अभी उसको पढ़ाने से पहले जो नॉर्मल डेफिनेशन जो मिलती है किताबों में या जो पढ़ाई जाती है वो मैं पढ़ा दूं, फिर वो डेफिनेशन मैं कभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग विच इज इन आवर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, जो चीज हमारी कंसिडरेशन में हो वो सिस्टम कहलाती है, जो चीज हमारी कंसिडरेशन में हो वो सिस्टम कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चूल्हा है, ठीक है, ये चूल्हे का मैंने मिसाल दे दिया, घर में चूल्हा है रखा हुआ है, ठीक है,
ऐसी अलामाती तौर पे बनाया है। इसके ऊपर जो है ना वो आपने एक पतीली रखी हुई है, उसमें पानी जो है ना बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कंसिडरेशन में ये पतीली है और उसमें पानी बॉयल हो रहा है, तो ये एक सिस्टम है। ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, क्योंकि ये भी कंसिडरेशन में है ना, ये आपका सिस्टम है। और बाकी जो जगह रह गई ना, बाकी जो इसके अलावा जो स्पेस रह गई यूनिवर्स में, इसके अलावा सिस्टम के अलावा, वो क्या कहलाती है, सराउंडिंग कहलाती है, ठीक है। तो सिस्टम वो चीज जो हमारी कंसिडरेशन में हो वो क्या कहलाएगी, सिस्टम। और जो जगह बच जाएगी उसके अलावा, जो स्पेस उसके अलावा रह गई यूनिवर्स में, वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। ये हमारे पास चूल्हा है, इसके ऊपर पानी बॉयल हो रहा है, हो सकता है कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा हो इसके अंदर, या कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। तो ये हमारा सिस्टम है। और जो स्पेस बाकी रह गई वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। तो सिंपल बात ये कि वो चीज जो हमारी कंसिडरेशन में हो वो क्या कहलाती है, सिस्टम कहलाती है। अच्छा, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम एक इमेजिनरी बाउंड्री बना देते हैं। जैसे ये एक इमेजिनरी डॉटेड, मैंने एक इमेजिनरी बाउंड्री अपनी बना दी, या वॉल कहते हैं इसको, या बाउंड्री कहते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री हमने बना ली, और हमेशा एक सिस्टम को जब हम कंसिडर करते हैं तो वो डिफाइन की जा रही होती है एक किससे, एक इमेजिनरी बाउंड्री से, या रियल बाउंड्री भी हो सकती है, एग्जिस्ट करती हो, उससे डिफाइन की जा रही होती है। जो एक्चुअल डेफिनेशन सिस्टम की वो इसी बाउंड्री को लेकर है कि वो चीज हमारी कंसिडरेशन में हो और उसकी एक प्रॉपर सूटेबल बाउंड्री हो, ठीक है। वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो यानी आसान अल्फाजों में कहूं, जो चीज हमारी कंसिडरेशन में हो वो सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप जो है ना आप एक वो ले लें, ट्यूब ले लें, तो ना 9 का टील होंगे, ट्यूब लिया हुआ है, अब उसमें आप जो है ना वो एक केमिकल ऐड करते हैं, फिर दूसरा केमिकल ऐड करते हैं, रिएक्शन होता है। तो आप जो ट्यूब जिसमें वो रिएक्शन कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है, तो आपकी कंसिडरेशन में तो आपका सिस्टम है। बाकी चीजें एनवायरमेंट में बच गई वो सराउंडिंग कहलाएंगी, ठीक है। तो सिस्टम क्लियर हो गया, जो चीज हमारी कंसिडरेशन में सिस्टम कहलाती है। अब सिस्टम की आप बात करें तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे मास और एनर्जी दोनों इन आउट हो सके आराम से, यानी सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी और मास एक्सचेंज हो सके। मिसाल के तौर पर समुंदर बहुत बड़ा होता है, ना भी बड़ा हो, छोटा सा हो, दरिया हो या छोटी सी एक जगह हो, वो कंसिडर कर ले। अब क्या हो रहा होता है, उससे मास इन भी हो रहा होता है, मास आउट भी हो रहा होता है। कैसे कि एवापोरेशन हो रही है, रात को क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, सन निकला है, एवापोरेशन हो रही है, तो उसमें से, उस समुद्र में से पानी निकल के फिजा में जा रहा है, तो मास है ना, वाटर इज मास, तो मास बाहर निकल रहा है सिस्टम में से, ठीक है। इसी तरीके से बारिश हो रही है तो पानी अंदर एंटर भी हो सकता है बारिश के जरिए पानी समुद्र में, तो इसमें मास का एक्सचेंज मौजूद है, यानी मास बाहर भी जा रहा है, मास अंदर भी आ रहा है। इस तरीके से एनर्जी बाहर भी जा रही है, एनर्जी अंदर भी आ रही है। जैसे दिन का टाइम है तो सन की रोशनी है, तो सन की रोशनी से जो है ना समुद्र में शुआएं जा रही हैं और वो एनर्जी उसके अंदर मुंतकिल हो रही है सन से, ठीक है। इस तरीके से रात हो रही है तो रात में सन नहीं होता, तो समुद्र से जो है ना वो जो एनर्जी उसे दिन भर में स्टोर करी वो निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। तो यानी समुद्र की जब हम बात करेंगे तो समुद्र में मास एंटर भी हो रहा होता है और आउट भी हो रहा होता है, यानी आउट हो भी सकता है और इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। इस तरीके से एनर्जी भी इन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी इंटरचेंज हो और एनर्जी भी इंटरचेंज हो, वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। यानी जिस सिस्टम से सराउंडिंग में भी मास जाए और सराउंडिंग से भी मास सिस्टम में आए, एनर्जी भी सिस्टम में सराउंडिंग में जाए और सराउंडिंग से भी सिस्टम में आ सके, वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। जबकि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जिसमें आपके मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। मिसाल देता हूं आपको, आप पिकनिक में जाते हैं ना, आप एक थर्मोस लेके जाए, उसमें गर्म पानी रख दें और उसको बंद कर दें, सही। अब वो अलग बात है, आप पी लें बाद में, वो तो फिर एक बात ही कैसे, सिर्फ बंद थर्मोस की मैं बात कर रहा हूं। उस थर्मोस में अगर आप देखें तो आपने जो पानी स्टोर किया हुआ है वो बाहर भी नहीं आएगा ना, बाहर से कोई चीज अंदर जा रही होगी। बात समझ में आ रही है? थर्मस आपने लिया हुआ है, उससे ना बाहर एनर्जी जा रही है ना अंदर एनर्जी आ रही है। इसी बाहर एनर्जी नहीं जा रही, अंदर आपने एनर्जी को रोका हुआ है, तभी तो वो गर्म है बहुत देर तक। बाहर एनवायरमेंट ठंडा है, वो ठंडा नहीं हो रहा बल्कि वो गर्म ही है। जबकि आपके पास
मास की बात करें हम, बल्कि अभी हम लोग जिस एग्जांपल की बात कर रहे हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल है, पहले हम क्लोज सिस्टम डिस्कस कर ले। क्लोज सिस्टम मिसाल देता हूं मैं आपको, आप एक थर्मस ना ले बल्कि एक सिंपल बॉटल ले ले या एक चाय का कप ले ले। अब चाय का कप आपके यहाँ रखा हुआ है, अब ना सराउंडिंग से उसके अंदर कोई वाटर एंटर हो रहा है या फिर कोई वो जो कप ऑफ टी है अगर चाय है उसमें, तो उसमें से ना कोई चाय एनवायरमेंट में जा रही है, ना मास इन हो रहा है ना मास आउट हो रहा है, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, उसमें क्या चीज एंटर हो रही है, एनर्जी एंटर भी हो रही है और बाहर भी आ सकती है। तो ठंडा गिलास था पानी का तो वो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में, गर्म चाय थोड़ी देर में क्या हो रही है, ठंडी हो जाएगी। तो मैं अभी चाय की कप की बात कर रहा हूँ तो उसी को मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर चाय का कप है, आपको ये बात तो क्लियर होगा उसमें मास एंटर भी नहीं होगा और बाहर नहीं जाएगा, वो आप पी ले वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमने ऐसे कंसिडर किया हुआ तो आप पी नहीं रहे, उसको बकाया तौर पर आपने सेपरेट रखा हुआ है। तो जब हम बात कर रहे होंगे चाय के कप की, तो चाय के कप में मास ना एंटर नहीं होगा, चाय कप में मास एंटर नहीं होगा, नहीं ना ही बाहर एनवायरनमेंट में चाय जारी होगी उसमें निकल के, लेकिन एनर्जी जा रही है, एनर्जी का इंटरचेंज पॉसिबल है। चाय जो है गर्म है तो क्या होगा, हवा ठंडी है तो एनर्जी चाय में से निकलेगी और डेसिपेट हो जाएगी एनवायरनमेंट में, और उसी और कब तक होती रहेगी, जब तक वो चाय के कप का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए तो ठंडा हो जाएगा, तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। इसी तरीके से आपने कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा हुआ है, पानी का गिलास रखा हुआ है, ठंडे पानी का गिलास, तो उसमें भी ये है कि ना वो पानी या कोल्ड ड्रिंक एनवायरमेंट में जा रही है ना एनवायरमेंट से कोई पानी उसके अंदर एंटर हो रहा है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल है ना। एनर्जी का एक्सचेंज किस तरह पॉसिबल है कि आप वो पानी का ठंडा गिलास रख दें या पेप्सी का ठंडा गिलास रख दें, थोड़ी देर में क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा, मतलब एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल था, एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल था, जबकि क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, ठीक है। जबकि हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ना मास का एक्सचेंज पॉसिबल होता है ना ही एनर्जी का जो है ना वो एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो मैं पहले ओपन से आइसोलेटेड पे आ गया था, लेकिन अब मैं आपको आइसोलेटेड पढ़ा दूं। मिसाल के तौर पर मैं थर्मस की मिसाल, थर्मस में आप गर्म पानी करके लेके जा रहे हैं पिकनिक पे ना, गर्म पानी आप पीने में जा रहे हैं। अब क्या होता है, आप पानी लेके जाते हैं थर्मस में तो ना बाहर से एंटर होता है कोई मास उसके अंदर, ना अंदर से कोई मास बाहर जा सकता है। इसी तरीके से ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आती है ना एनर्जी अंदर से बाहर जा सकती है। तो वो जो आपने गर्म पानी रखा हुआ है वो गर्म का गर्म रहता है, उससे एनवायरमेंट में एनर्जी नहीं जाती। आइडियली बात करें तो अगर अच्छा थर्मोस है, आइडियली बात करें तो उसमें से बाहर नहीं जाती एनर्जी, तो एक ऐसा सिस्टम है। इसी तरह उसी थर्मोस में अगर आप जो है ना ठंडा पानी रख दें तो वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपने ठंडा पानी थर्मोस में रख दिया तो अब उसमें से बाहर मास ना पानी बाहर जा सकता है ना पानी अंदर आ सकता है, ठीक है। तो मास का ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं। इसी तरह एनर्जी का ट्रांसफर ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्मस है, उसका सिस्टम है, उसको डिजाइन किया होता है, थर्मोपोज वगैरह मुख्तलिफ इंसुलेशन लेयर लगाई हुई होती है। तो क्या होता है, अंदर अगर चीज गर्म है तो वो गर्म ही रहेगी, बाहर अब उसकी एनर्जी बाहर मुंतकिल नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई चीज ठंडी रखी है उसके अंदर तो वो ठंडी रहेगी, बाहर से जो गर्माई है वो अंदर मुंतकिल नहीं होगी। तो आइसोलेटेड सिस्टम में यही होता है कि वो सिस्टम बेसिकली थर्मोस का सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि उसमें ना मास का इंतकाल पॉसिबल है ना एनर्जी का इंतकाल पॉसिबल है, यानी ट्रांसफर जो है ना मास का पॉसिबल है ना एनर्जी का पॉसिबल है। तो लिहाजा आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है ना मास ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। आपने समझ लिया अब सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना वो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको टाइप ऑफ द सिस्टम्स पढ़ा है। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं थी टाइप ऑफ द सिस्टम समझने की, लेकिन चूंकि आइसोलेटेड सिस्टम का नहीं पता होता और मैंने आपसे वादा किया था शुरू में कि मैं कोर्स को बेसिक लेवल से लेकर शुरू करूंगा। ये मैं नहीं कहूंगा कि आपने मैट्रिक में पढ़ा है या आपने फला जगह पे पढ़ा है या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, मैं आपको हर चीज दोबारा से पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने आपको सिस्टम को बहुत जो है ना वसी पैमाने पे समझा दिया और उसकी टाइप्स को भी समझा दिया। अब ये जो सिस्टम, ये जो हमारे पास लॉ है ये आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में है, और मैंने आपको क्लियर कर दिया आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे मास और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। अब जब मास और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती तो मास और एनर्जी कंजर्व रहती है उसकी। मिसाल के तौर पर आप एक डब्बा है, उसमें आप बोलेंगे 4 बॉलें, अब इसमें से ना बॉल बाहर जा सकती है अंदर आ सकती है, तो हमेशा उसमें जो बॉलें वो 4 ही रहेंगी ना, ठीक है। इसी तरीके से उसके अंदर जो है ना स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर एक शेप होती है, बॉल एक स्फेयर की शेप होती है, बॉल भी स्फेयर है, एक दूसरा कोई सॉलिड स्फेयर है, बॉल नहीं है कोई ना।
तो अब आपके पास एक कोई स्फेयर रखा हुआ है, अब उसमें 6 स्फेयर है और 4 बॉल है, मैं कहूँ बॉल की क्वांटिटी भी कंजर्व रहेगी और स्फेयर की क्वांटिटी भी कंजर्व रहेगी। तो मतलब क्या है कि ना बाहर से कुछ अंदर आएगा ना अंदर से कुछ बाहर आएगा, बल्कि जितने स्फेयर है उतने रहेंगे, जितनी बॉल है उतनी रहेंगी। तो आइसोलेटेड सिस्टम की खासियत ये होती है कि जितनी एनर्जी सिस्टम में होती है उतनी रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। इसी तरीके से जितना मास होता है उतना ही रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है। तो ये जो लॉ है ये आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। लॉ ये कहता है, स्टेटमेंट ये कहती है, इन एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन अनचेंज। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिससे एनर्जी और मास ट्रांसफर ना हो, जिसमें मास और एनर्जी कंजर्व रहे, तो उसमें जो टोटल मोमेंटम होता है, एक होता है मोमेंटम, देखिए एक बॉडी का मोमेंटम है, 2 बॉडी का मोमेंटम है, 3 बॉडी का मोमेंटम है, 4 बॉडी का मोमेंटम है। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम में 4 बॉडी है, तो 1 का मोमेंटम है, 2 का मोमेंटम है, 3 का मोमेंटम है, 4 का मोमेंटम है। उन चारों का आप ऐड कर ले मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 बॉडी 2 का मोमेंटम ऐड कर ले, 10 बॉडी 10 का ऐड कर ले, जितनी बॉडी से सबका मोमेंटम आप ऐड कर ले तो आपका टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन अनचेंज, तो कॉलिजन से पहले और बाद क्या रहता है, अनचेंज रहता है। कॉलिजन का मतलब टकराव। मिसाल के तौर पर ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक दूसरी बॉल है, ये एक तीसरी बॉल है, और ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब फर्स्ट करें ये एक मोमेंट में मैंने एक स्नैपशॉट लिया, एक पिक्चर ली है। अब क्या होता है, ये आपस में टकरा जाती है और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है और ये बॉल आपस में कोलाइड कर जाती हैं, टकरा जाती हैं मूव करते हुए, तो जो मोमेंटम पहले होगा वही मोमेंटम बाद में रहेगा। इनका मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। आपस में तो चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन अनचेंज रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। अब इसको समझने के लिए जरा हम ऐसे करते हैं, हम 2 बॉडीज कंसीडर कर लेते हैं, ए और बी ना। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि वो मूव कर रही है u1 और u2 वेलोसिटी से। हमने 2 बॉडी कंसीडर कर ली, इसका मास m1 और m2 है और मूव कर रही है u1 और u2 वेलोसिटी से। ठीक है, अब हमें इनके दरमियान टकराव कराना है। देखिए ये 2 बॉडीज है, अगर ये मूव कर रही हैं, ये मूव करते जा रही है, ठीक है, अगर ये 2 बॉडी मूव कर रही हैं तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो तभी जाके ये टकराएगा ना इससे। ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी दोनों आगे की तरफ मूव कर रही है, जब अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये जाके इससे टकरा जाएगी। ठीक है, तो हमने इनका टकराव पैदा करने के लिए कहा कि अगर u1 वेलोसिटी ज्यादा है, u1 वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, बॉडी ए जो है वो बॉडी बी से क्या कर जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। यानी वो बॉडी जिसका मास m1 है, जो u1 से मूव कर रही है, अगर u1 वेलोसिटी u2 से ज्यादा है तो ये तेज जाएगी उसके मुकाबले में और क्या करेगी, टकरा जाएगी। ठीक है, और जब टकरा जाएगी तो इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान, अब देखो ये सिस्टम से बाहर की बात नहीं और ये सिस्टम के अंदर ही है, ये दोनों बॉडी भी सिस्टम के अंदर ही है। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना, कंजर्व की मास एनर्जी कंजर्व रखनी है, वो ये नहीं कह रहा मैं कि आपस में सिस्टम के अंदर क्या हुआ, सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कंसीडर कर लिया। अब उसमें जो हो रहा है वो तो उसमें जो चेंजिंग आए वो आ सकती है, कि बाहर की बात कर रहा हूं। अब ये 2 बॉडी हमारा सिस्टम है, अब इसके बाहर से कोई एनर्जी या मास नहीं आएगा, इतना यहां से कोई मास एनर्जी बाहर नहीं आएगी। तो ये 2 बॉडी हमारे सिस्टम में मौजूद है। u1, ये बॉडी m1 है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये बॉडी इसका मास m2 है, ये वेलोसिटी u2 से मूव कर रही है, ये a b बॉडी है। अब क्या होता है कि u1 वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होता है, u1 इससे टकरा जाती है, हमने जानबूझ के ज्यादा रखी ताकि वो टकरा जाए। तो अब वो जब टकराएंगी तो क्या होगा, इनके दरमियान थोड़ी सी एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब ये विद इन द सिस्टम ही एक्सचेंज है, तो ये इसके होने में कोई हर्ज नहीं है। तो विद इन द सिस्टम ही एक्सचेंज हुआ, और क्या हुआ, कॉलिजन के बाद बॉडी ए और बॉडी बी का कॉलिजन हुआ, उन्होंने फिर उनकी जो वेलोसिटीज है वो v1 और v2 हो, यानी बॉडी ए की v1 हो गई और बॉडी 2 की v2 हो गई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि अगर ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम था, हमने माना है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम क्या होगा, बाद में मौजूद होगा। यानी बॉडी ए का जो मोमेंटम था प्लस बॉडी बी का जो मोमेंटम कॉलिजन से पहले था, वही मोमेंटम जो है वो कॉलिजन के बाद भी होगा। यानी ये बॉडी ए प्लस बॉडी बी का मोमेंटम, कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम था वही जो है मोमेंटम रहेगा कॉलिजन के बाद। यानी कॉलिजन के बाद आप बॉडी ए का मोमेंटम ले लें और बॉडी बी का मोमेंटम ले लें, प्लस कर लें, तो जो पहले प्लस करके आंसर आया था बाद में भी वही आ रहा होगा, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हाँ, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है कि इसका मोमेंटम पहले कुछ था बाद में कुछ और हो गया, पहले कुछ था बाद में कुछ और हो गया, लेकिन टोटल मोमेंटम सिस्टम का पहले और बाद में अनचेंज रहेगा, उसमें कोई कंडीशन में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है,
तो ये बिफोर कॉलिजन की कंडीशन है, ड्यूरिंग कॉलिजन की कंडीशन है और आफ्टर कॉलिजन की कंडीशन है। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे दिखा दूं कि इस वक्त मोमेंटम की कंडीशन क्या है। देखिए आपके पास, मैं जरा स्क्रीन उठा लूं ताकि वहीं लिख दूं जहां पर हमारा मौजूद है। ये बॉडी है, इसका मास m1 था, इसका m2 था। इसी तरीके से बाद में भी मास m1 है और ये मास m2 है। तो इसका मोमेंटम बनेगा m1u1। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है? ये तो बड़ा करके लिख दूं, इसका मोमेंटम है m1u1 कॉलिजन से पहले, इसका मोमेंटम है m2u2। ठीक है, इस तरीके से इसका मोमेंटम है m1v1, इसका मोमेंटम है m2v2। तो इसको भी प्लस कर लें, इसको भी प्लस कर लें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या सेम रहेगा। तो हमारे पास सिस्टम में दो बॉडीज है, तो पहले जो मोमेंटम था उसका कॉलिजन से पहले वो था m1u1 पहली बॉडी का, दूसरी का था m2u2। जबकि कॉलिजन के बाद क्या हो गया, m1v1 प्लस m2v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं थोड़ा सा समेट लूं अपनी बात को, और बात ये है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती, यानी सराउंडिंग से मास और एनर्जी जो है ना एक्सचेंज नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती। हाँ इंटरनल हो सकती है, लेकिन बाहर से कोई एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई एनर्जी बाहर नहीं आ सकती, बाहर से कोई मास अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई मास बाहर नहीं आ सकता। अगर हमारा एक आइसोलेट सिस्टम है, उसमें जो टोटल मोमेंटम होगा कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद सेम होगा, यानी ये दो बॉडीज आपस में टकरा गई। ठीक है, जब वो टकरा गई तो क्या हुआ, मोमेंटम जो पहले था टकराने से पहले और जो मोमेंटम टकराने के बाद होगा वो टोटल मोमेंटम पहले वाला और टोटल मोमेंटम बाद वाला क्या होगा, सेम होगा। अब हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, हमने एक बॉडी ली A और एक बॉडी ली B। बॉडी A का मास m1 और बॉडी B का मास m2। ये जब कोलाइड नहीं हुई थी, जब पहले चल रही थी, इसका वेलोसिटी थी u1, m1 की m1 या A की बॉडी A की जो वेलोसिटी थी u1 थी, जबकि B बॉडी की है जिसका मास m2 उसकी वेलोसिटी u2 थी। अब क्या हो गया, आपने टकरा जाती, कैसे टकरा जाती है, u1 की हमने कंसीडर कर ली वेलोसिटी ज्यादा, जब u1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो u1 जाके उस बॉडी m1 उससे जाके टकरा जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर कोलाइड कर गई। अब जब कोलाइड करेंगी तो इनके दरमियान एनर्जी का एक्सचेंज होगा। जब इनके दरमियान एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, इनकी मासेस तो वही रहेंगे लेकिन वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो पहले u1 u2 वेलोसिटी थी और बाद में v1 v2 वेलोसिटी हो गई। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, तो हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनका जो मोमेंटम पहले था दिस प्लस दिस इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम, ये और बाद में जो मोमेंटम है दिस प्लस दिस वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इक्वेशन की फॉर्म में निकले तो ये है। ठीक है, और यही हम लोगों ने ड्राइव करना होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाते हैं। अब हम यहां पर एक चीज देखें, अगर हमें कोई इक्वेशन डेवलप करनी है तो वो हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि हमारे पास यहां पर जो चीज अकर हुई है वो क्या है, कॉलिजन है। कॉलिजन के वक्त क्या हुआ है कि बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स लगाई है और नतीजे में आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, तो वो क्या कहता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है ना वो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे एक्सर्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो बात मैंने आपको यहाँ पर न्यूटन लॉ खुद ब खुद उभर के सामने आ गया, वरना बताने वाली बात यहाँ पर यही थी कि इनका कॉलिजन हुआ तो इस बॉडी ने इस पे फोर्स अप्लाई की, ये अमल हुआ ना यहाँ पर। जब कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन में क्या होगा कि ये बॉडी इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, ये आई, इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की होगी और नतीजे में इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की होगी, ये फिनोमेना हुआ ना। और हमें यहाँ पर एक इक्वेशन डेवलप करनी है मोमेंटम की, जो कि ये वाली इक्वेशन मैंने आपको दिखाई ना स्क्रीन से पहले, स्क्रीन नीचे कर दी मैंने, तो ये इक्वेशन मैंने बताई कि ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी को हमें साबित करना है। अब इसकी तरफ जाना है, हमने ड्राइव करना है इसको, तो हमें कोई इक्वेशन चाहिए होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ने बी पे फोर्स लगाई और बी ने ए पे फोर्स लगाई, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि पहली बॉडी ने जो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाई होगी उतनी ही फोर्स बॉडी दूसरी बॉडी या बॉडी बी बॉडी ए पे लगाएगी, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर हम कहें एफ ए ऑन बी वो फोर्स है जो बॉडी ए ने बॉडी बी पे लगाई, ठीक है, और एफ बी ऑन ए वो फोर्स है जो रिएक्शन में बॉडी बी और ने बॉडी ए पे लगाई, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास एफ ए ऑन बी
एफ बी ऑन ए के बराबर होगा। ए ऑन बी वो फोर्स है जो ए ने बी पे लगाई कॉलिजन के वक्त, तो नतीजे में बी ने फोर्स लगाई बॉडी ए पे, तो वो यहाँ पे लिख दी, वो अब बराबर होगी। लेकिन न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन के द्वारा यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ये वाली जो फोर्स जो ये इस पे लगा रही होगी ये पूरे डायरेक्शन में होगी। यानी आप ये समझिए कि अगर ये बॉडीज है ना, ये आपस में बनी हुई है, अगर इस एफ ये वाली इसने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई ना, तो ये वाली जो अपोजिट फोर्स होगी रिएक्शन वाली, ये इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो इसलिए आपको इक्वल लेना होगा इनको, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हमारे पास ये कि हमने फोर्स को जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब हमारे पास तो देखें जो हम बातें कर रहे हैं वो मासेस की टर्म में बात कर रहे हैं और वेलोसिटीज की टर्म में बात कर रहे हैं, और फोर्स का फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन की टर्म में, तो लिहाजा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया, फोर्स की टर्म में तो हम बात नहीं करेंगे, हम तो मास और वेलोसिटीज की टर्म में बात करेंगे, और मोमेंटम तो होता ही मास और वेलोसिटी की टर्म में, तो हम मास और वेलोसिटी की टर्म में चल रहे होंगे। तो हमने क्या किया, पहले तो ये एक इक्वेशन लिख ली, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन पहली बात ये कि हम जरा फोर्स को कन्वर्ट करें मास और वेलोसिटी की फॉर्म में। तो फोर्स आपको पता है ma होती है, और m में चलो मास आ गया, a एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मास और एक्सेलरेशन की फॉर्म में। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है vf माइनस vi ओवर t। और यही इसी तरीके से आपके पास जो इक्वेशन होती है vf इक्वल टू vi प्लस at होती है। याद होगा आपको, आपने अभी इक्वेशन मोशन पढ़ी थी, vf इक्वल टू vi प्लस at, वो आती है इस तरीके से कि एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है vf माइनस vi, यानी चेंज आ रहा है जो वेलोसिटी में, चेंज क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, और इसी को अरेंज करके लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के तहत मैंने क्या किया, लिख लिया एक्सेलरेशन को vf माइनस vi ओवर t। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये आ गया mvf माइनस mvi ओवर t। ठीक है, अब आपको पता है मोमेंटम होता है mv, तो अगर आपके पास वेलोसिटी इनिशियल हो जाए तो मोमेंटम भी इनिशियल हो जाएगा, मोमेंटम फाइनल हो जाए तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, फाइनल। तो आपके पास अब ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। देखिए अब ये है एफ ए ऑन बी। पहली बात ये है कि आप गौर करें क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ ए ऑन बी। तो फोर्स किसके ऊपर रख रही है, बॉडी बी पे। लगा कौन रहा है, ए लगा रही है, लग किस पे रही है, हम तो उसकी बात करते हैं फोर्स एक्सर्ट हो रही हो। तो एफ और ए ऑन बी वो फोर्स है जो बॉडी बी पर लग रही है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, बॉडी बी। तो हम जिस बॉडी की बात करेंगे बॉडी बी होगी, तो लिहाजा मास की जगह पे बॉडी बी का मास आ जाएगा, m2 मास आ गया। इसी तरीके से वेलोसिटी भी बॉडी बी की आ रही होंगी, तो कॉलिजन से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी बी की वो u2 थी, बॉडी ए की u1 थी, बॉडी बी की u2 थी। अब चूंकि फोर्स बॉडी बी पे लग रही है तो सारी बातें बॉडी बी की होंगी, मास भी बॉडी बी का लिया जाएगा और वेलोसिटी भी बॉडी बी की ली जाएगी। फाइनल वेलोसिटी बॉडी बी की v2 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी बी की u2 थी ना, बॉडी ए की u1 थी, फाइनल वेलोसिटी बॉडी बी की v2 थी और बॉडी ए की v1 थी। तो एफ ए ऑन बी में हम क्या कौन सी बॉडी की मास वेलोसिटी लेंगे, सेकंड बॉडी की लेंगे। इसी तरीके से एफ बी ऑन ए करेंगे तो इसमें आप बॉडी ए की बात करेंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो बॉडी बी लगा रही बॉडी ए पे, जिसमें फोर्स लग रही होती है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो बॉडी ए की बात कर रहे हैं, बॉडी ए का मास m1 है, तो जहां पर मास है वहां m1 आ गया। फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी बॉडी ए की जो है वो v1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है, यानी कॉलिजन से पहले u1 वेलोसिटी थी बॉडी ए की और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कॉलिजन के बाद क्या हो गई, बॉडी ए की v1। तो इस तरीके से ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको पुट कर लेंगे वो वाली इक्वेशन में जो हमने लिखी थी, एफ ए ऑन बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ऑन ए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा लिखी, जिसको हमने लिख लिया। ये यहाँ पर टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लें, ये जो माइनस बाहर है इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस हो गया। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, कुछ नहीं करा, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कराया ब्रैकेट में, ये जैसे था वैसे ही आ गया। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, अब तो बस ये आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म नेगेटिव में और कुछ पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम जरा नेगेटिव वाली टर्म्स खत्म कर दें, यानी जो नेगेटिव पे है वाली टर्म्स है उनको दूसरी साइड पे ले जाए। तो यहाँ ये नेगेटिव में यहाँ लाएंगे पॉजिटिव में हो जाएगी, ये नेगेटिव में वहां ले जाएंगे पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ऐसे कर लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लेंगे आप, इधर लिखी भी नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं। वो लिखने के बाद क्या आएगी, m1, ये तो बस आपने सिर्फ प्रूफ कर दिया, आपने जो आपके पास ये आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो यही बात थी कि देखिए ये बात थी कॉलिजन से पहले, ये थी ना m1 है और m2 है। ठीक है, u1 है और u2 है। ठीक है, तो आपके पास इनिशियली मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। अब कॉलिजन हो गया, कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो गई m1 की वो v1 हो गई, और कॉलिजन के बाद जो सेकेंड मास था m2 था, बॉडी b थी, उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो यहां पर हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। और हमने ये कहा था शुरू में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम। तो ये बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम होगा और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम होगा, सेम होगा, और यही इक्वेशन आएगी। तो मैंने शुरू में आपको दिखा दी थी, तो यही हमने प्रूफ करनी थी। और ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली ये किया कि दो बॉडीज कंसिडर की। अब मैं रिपीट कर दूं इस डेरिवेशन को, हमने दो बॉडीज कंसीडर की, ए एंड बी, जिसका मास m1 m2 है, u1 u2 से मूव कर रही हैं। अब जब u1 u2 मूव कर रही है, हमने इनके दरमियान जाना है कॉलिजन, तो हमने कहा u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, तो ये क्या कर जाएंगी, कोलाइड। और जब ये कोलाइड कर जाएंगी तो इनमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और जब एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, तो वेलोसिटी v1 और v2 हो गई। ठीक है, तो ये बिफोर कॉलिजन कंडीशन है, ये ड्यूरिंग कॉलिजन कंडीशन है, और आगे आफ्टर कॉलिजन कंडीशन है। अब जो हमारे पास जो चेंजिंग आई है वो ड्यूरिंग कॉलिजन आई है, तो इस ड्यूरिंग की कॉलिजन कंडीशन को हम कंसीडर करें तो हो क्या रहा है कि बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी कॉलिजन के दौरान। तो लिहाजा हमने ये कहा कि अगर बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो रिएक्शन में बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी, जो कि उसी फोर्स के बराबर होगी जो बॉडी ए ने बॉडी बी पे लगाई होगी, लेकिन बस ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, एफ और ए और बी इक्वल टू माइनस एफ बी, और इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे। ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया और हमें समझ में आने लगा। ठीक है, तो यहां से ये एक इक्वेशन डेवलप हो गई। अब आप इसको मास एंड वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। मास एंड वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने कहा यार अभी इसको हमें मास और वेलोसिटी की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो फोर्स को जरा कन्वर्ट करो। तो हमारी नजर में सबसे पहले फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू ma, तो हमने वो लगा लिया। अब हमने कहा चलो अच्छी बात है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे हो गई हमारी मुश्किल आसान, मास तो आ गया। अब एक्सेलरेशन में नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है bf माइनस vi। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम कर लिया, bf माइनस vi ओवर t कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जब हम बात करेंगे इधर, फिर हमने क्या करा, m को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया m vf माइनस m vi ओवर t। अब हम लोग बात ये करेंगे कि हमारे पास जो फोर्स जो एक्सर्ट हुई है वो a ऑन b और b ऑन a है, तो हमने ये इस तरीके से लिख लिया। अब इसको लिखने के लिए मैंने आपको एक वाज़ेह तरीका ये बताया कि देखिए फोर्स ए ऑन बी वो फोर्स है जो बॉडी बी पर लग रही है, तो मासेस बॉडी बी के आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वो भी बॉडी बी की आएगी। इस तरह बी ऑन ए में ए बॉडी पे फोर्स लग रही है तो मास बॉडी ए का आएगा, और वेलोसिटीज भी जो है ना बॉडी ए की ही आएंगी। ठीक है, बस जहां फाइनल वेलोसिटी है तो वहां आप जो है ना आफ्टर कॉलिजन वाली वेलोसिटी लिख दे, vi इनिशियल वेलोसिटी है तो बिफोर कॉलिजन वाली वेलोसिटी लिख दे। तो ऐसे करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आसान ये है कि आप सेकंड से आते बी है तो 2 लगा दें, ए है तो ये 1 लगा दें। ये तो रट्टे वाली बात है, थोड़ी याद रखने के लिए, वरना जो आपको लॉजिक में समझाई वही असल है। ठीक है, कि जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है उसी के हम पैरामीटर ले रहे होते हैं। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, यानी नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लें। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म करें किस तरह कि ये यहाँ पर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई, और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यानी ये हमारे पास बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम था वो आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये बात हमारे सामने आ गई। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये आपने समझ लिया।
तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो खत्म करेंगे। बस ये चीज है कि चूंकि ये वीडियो मुझे पता है थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन इसमें आपका ना कॉन्सेप्ट डेवलप करना मेरा मकसद है। जब आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप होंगे ना, उससे फायदा ये होगा, एक तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर एग्जामिनर न्यूमेरिकल चेंज भी कर दे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अच्छे स्टूडेंट्स, एक तो देखें वो स्टूडेंट जो कि हमारे पास थोड़े वीक है, या जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी पहले की स्ट्रांग नहीं है, ये तो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो एक तो उनकी ये नॉलेज जो है ना इनहेंस हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। इस तरह वो स्टूडेंट जो बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूँ और यहाँ पर हर चीज को खोल खोल के बयान कर रहा होता है, उसका मकसद ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल को आप कहीं का एप्टीट्यूड देने जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो, यानी पेपर भी आपका बहुत अच्छा हो जाए और आगे भी आपकी नॉलेज काम आए। जहां भी आप एप्टीट्यूड में अपेयर हो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, वहां भी आप बहुत आसानी से अपना कर लें। ठीक है, तो इसके साथ आप मुझे याद दीजिए, अगली क्लास के साथ हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। आप जो है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को और अपने नेटवर्क में और अपने सर्किल में इस चैनल को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।